हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। इस बुक में क्या चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ एमसीक्यू दिया हुआ है। जैसे घटना चक्र में देता है वैसे ही एकदम यही बुक है। और झारखंड में जितना भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ सबका क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है और टॉपिक वाइज सोल्यूशन के साथ एमसीक्यू दिया है। ये बहुत अच्छा है चैप्टर वाइज। तो देखिए, शिवांगन पब्लिकेशन का है ये। और ये क्या है, जेपीएससी का एग्जाम दीजिए या सचिवालय का या दरोगा, उत्पाद सिपाही, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक, सीडीपीओ, जेएसएससी, कोई भी एग्जाम दीजिए झारखंड में, इस ईयर दीजिए या अगले ईयर दीजिए, हमेशा ये बुक क्या है कि इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री बदलता नहीं है, जियोग्राफी भी नहीं बदलेगा, तो वो सब रहेगा इसमें, वही सब लिया गया। और जितना भी एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, सबका क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि इसमें क्या क्या करा चुके आप लोग को बता देते हैं, कितना क्लास हो चुका है। और प्ले लिस्ट अलग से बना हुआ है, जाके देखेंगे कि शिवांगन पब्लिकेशन 360 डिग्री एमसीक्यू चैप्टर वाइज ऐसे सर्च करेंगे टॉपर स्टडी, तो आप लोग का आ जाएगा। अगर नहीं सर्च करने पे आता है तो आप लोग इस चैनल में विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, सामने ही दिख जाएगा आप लोग को। और नंबर वाइज भी दिया गया है इस वीडियो में, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो सर्च करने में। देखिए, झारखंड की एक दृष्टि ये करा चुके हैं, झारखंड का इतिहास कराएं, जिसमें तीनों इतिहास करा चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की जो भूमिका रही है उसको भी कराए हुए हैं, यहाँ से प्रश्न अच्छा से पूछा जाता है। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन भी करा चुके हैं। अब देखिए, सभ्यता एवं संस्कृति भी करा चुके हैं। और इसके बाद झारखंड का भूगोल कराए हैं। अब जब झारखंड का भूगोल करा रहे थे उसी समय झारखंड का पर्यावरण भी कराए और झारखंड का आपदा प्रबंधन भी कराए हुए हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था कराए इसी समय जब ये कराए थे, तो झारखंड की विकास योजनाएं भी करा दी हैं। फिर उसके बाद देखिए, झारखंड की राज्य व्यवस्था भी कराए हुए हैं। इसके बाद कराए हैं झारखंड की प्रमुख विभूति। विभूति से प्रश्न आता है, जैसे तिलका मांझी से आता है, बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, तेलंगा खड़िया के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नीलांबर पीताम्बर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, शेख भिखारी के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, राज्य गठन से जुड़ी विभूति और अन्य प्रमुख विभूतियाँ करा दी हैं। उसके बाद कराएं झारखंड जनजातीय शासन व्यवस्था, यहाँ से जरूर पढ़िएगा आप लोग। और झारखंड की नीतियाँ, ये दोनों एक वीडियो में कराए हुए हैं। उसके बाद क्या कराए हैं उसी में, झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, ये सब करा दिए हैं। अब आज हम इस वीडियो में क्या कराएंगे, झारखंड विविध कराएंगे और झारखंड में जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम है ये कराएंगे। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम रहेगा और झारखंड के खेल एवं खिलाड़ी रहेगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ये क्या है, बुक का पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक वीडियो मात्र एक और आएगा। तो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और बहुत कम डिमांड है लग रहा है इस बुक का, बहुत कम लोग ही देख रहे हैं इसको। तो अब ला दी हैं तो कंप्लीट कराना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद वैसा ही बुक बताइए आप लोग जो ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। क्योंकि ऐसे रीच डाउन हो रहा है चैनल का, तो अच्छा भी नहीं है, बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखेंगे हम लोग। इसमें झारखंड का विविध देखेंगे और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम देखेंगे। झारखंड के विविध में क्या देखेंगे, झारखंड में प्रथम और भारत में प्रथम, भौगोलिक उपनाम क्या है, व्यक्ति और उनके उपनाम क्या है, झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से हैं, झारखंड में उग्रवाद कैसे हुए, क्या हुए, तो ये सब देखें। चलिए, झारखंड प्रथम से पहला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आंसर होगा प्रभात कुमार थे, ये आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो आंसर मधु कोड़ा को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो विशेश्वर खान थे। झारखंड विश्वविद्यालय के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा ये बागोन सुम्बरई थे। झारखंड विश्वविद्यालय का प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो आंसर होगा स्टीफन मरांडी थे। अब आइए 8वें नंबर पे, झारखंड विधानसभा में मनोनीत प्रथम सदस्य कौन थे, तो आंसर होगा जोसेफ पेचेली ग्लोस्टीन थे। निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, तो आंसर होगा जोबा मांझी को। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आंसर विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो मंगलमय बनर्जी थे। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो शिवाजी महान कैरे थे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो आंसर होगा विजय शंकर दुबे थे। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो आंसर लक्ष्मण उरांव थे। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है चैप्टर में, एमसीक्यू पूछा भी गया है। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह थी।
झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो हरिशंकर प्रसाद थे। झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र मिला, तो आंसर अल्बर्ट एक्का को मिला था। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो आंसर रणधीर वर्मा को किया गया, सी आंसर होगा। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो आंसर सावित्री पूर्ति थी। झारखंड की प्रथम महिला हॉकी अंतर्राष्ट्रीय अंपायर कौन थी? तो आंसर अंशुता लकड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन। झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो आंसर रांची विश्वविद्यालय, ए आंसर हो जाएगा। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा संत कोलंबा कॉलेज। झारखंड में सबसे पहले स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो आंसर होगा ए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्था, जो कि रांची में है। झारखंड का प्रथम आयुर्वेद कॉलेज कौन सा है? तो राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जो कि लोहरदगा में है। झारखंड का प्रथम फिल्म कौन था? तो आंसर आक्रांत था। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन थी? तो आंसर घरबंधु थी। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो डेली प्रेस था। झारखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जो कि दैनिक पत्र है, तो कौन था? इसका आंसर राष्ट्रीय भाषा था, दैनिक समाचार पत्र था ये। झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था? तो आंसर होगा ए सोनाकर नागपुर था। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, तो आंसर होगा डी बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि रांची में है। झारखंड की सबसे बड़ी वन कौन सी है? तो आंसर होगा सारंडा है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न आया हुआ ये। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा तिलैया में। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो आंसर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले झारखंड की पहली महिला कौन है? तो आंसर प्रेमलता अग्रवाल, ए आंसर होगा। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आंसर रघुवर दास को प्राप्त है। अब भारत में प्रथम देखते हैं। भारत का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर जमशेदपुर में, ए आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो गोमिया में स्थापित है। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? तो घाटशिला में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा कोल वास्त्री कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो आंसर झारखंड है। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर जयपाल सिंह थे। भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? तो आंसर सूर्य कुंड, जो कि हजारीबाग में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बारे में। अब देखिए, भारत में किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ था? JRD टाटा को। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 23 जनवरी 2016 को कहाँ फहराया गया था? तो आंसर होगा रांची के पहाड़ी मंदिर पर। विश्व में प्रथम देखते हैं तो 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई? आंसर बेतला नेशनल पार्क में। विश्व विजेता बनने वाला झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आंसर दीप सेन गुप्ता। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो विजय नीलमणि खलको को। अब ये भौगोलिक उपनाम के बारे में जानते हैं, यहाँ से जरूर ध्यान से देखिएगा, पूछा जाता है। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो आंसर नेतरहाट को, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो आंसर होगा बी जमशेदपुर को। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर कुराम्बे को जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो आंसर रांची को कहा जाता है। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आंसर चतरा को। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर सारंडा जाना जाता है। झारखंड में कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका देख लीजिए आप लोग आंसर होगा बी धनबाद को। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर देवघर। मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है तो मलूटी। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा बी जमशेदपुर को। बंगाल की राजधानी जो है इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो राजमहल को जाना जाता है। झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो वैद्यनाथ धाम जाना जाता है। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है।
झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो आंसर होगा रांची को, डी आंसर होगा। पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो बासुकीनाथ जाना जाता है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो HEC जाना जाता है। बूढ़ा घाट के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोधा प्रपात जाना जाता है बूढ़ा घाट के नाम से। भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो भेंडरा जाना जाता है, भेंडरा बी आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? तो दामोदर नदी, सबको मालूम है, इजी प्रश्न। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को, इंपॉर्टेंट है। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो रांची, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर छोटा नागपुर। भारत का जो रूर है एवं झारखंड का खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार जाना जाता है और बहुत बार पूछा गया है। व्यक्ति एवं उनके उपनाम, यहाँ से भी प्रश्न आया है। तो देखिए, भगवान बिरसा एवं धरती आबा उपनाम से कौन जाने जाते थे? तो इसका आंसर बिरसा मुंडा। मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयपाल सिंह जाने जाते हैं। झारखंड का कौन सा राजनीतिज्ञ दिशोम गुरु या गुरु जी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर शिबू सोरेन, सी आंसर होगा। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर बसंत कुमार तिर्की। नेक्स्ट देखिए, बड़ी दादी उपनाम से कौन जानी जाती है? तो सरोजा अय्यर जानी जाती हैं। लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर राधा कृष्ण जो है लाल बाबू के नाम से जाने जाते हैं। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुकुंद नायक को जाना जाता है। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो कुसुम जोशी जानी जाती हैं। झारखंड कौन सा नेता जो है ददई दुबे के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा चंद्रशेखर दुबे। माही के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी जी जाने जाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं झारखंड के प्रमुख ऑपरेशन। तो झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? तो जल समस्या के समाधान के लिए। झारखंड के जो है बूढ़ापाड़, लातेहार एवं गढ़वा जिले में स्थित को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन 360। झारखंड सरकार के श्रम एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए जून 2002 में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो आंसर बी ऑपरेशन जस्टिस। झारखंड सरकार द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा भूमिहीनों में भूमि वितरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन टोडरमल शुरू किया गया। धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कॉम्ब, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड के पलामू तथा कुछ आसपास के जिलों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन अग्निदूत शुरू किया गया। झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था? तो आंसर गढ़वा, बी आंसर होगा। झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन धनवंतरी शुरू किया गया। झारखंड में नक्सलियों के सफाई हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो आंसर होगा डी ऑपरेशन अनाकोंडा 2, वो ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो आंसर होगा ऑपरेशन नई दिशा चलाया गया। झारखंड में उग्रवाद, इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्या क्या? तो सामाजिक आर्थिक विषमता, प्रशासनिक असंवेदनशीलता भी है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति भी है। झारखंड में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के क्या कारण है? तो आंसर होगा डी भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, सामंतों द्वारा शोषण किया जाना और मजदूरी की निम्न दर, ये सब है। कॉमन सेंस का प्रश्न है। झारखंड के कुल कितने जिले उग्रवाद प्रभावित है? तो आंसर होगा सी 22। झारखंड राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र क्या है? तो उपरोक्त सभी। क्या क्या? पलामू, चतरा, हजारीबाग, ये तीनों है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? तो भाकपा जो कि माओवादी संगठन है। तृतीय प्रस्तुति कमेटी जो कि TPC कहते से, झारखंड प्रस्तुति कमेटी, ये सब क्या है? तो उग्रवादी संगठन सक्रिय है, डी आंसर होगा उपरोक्त सभी। झारखंड का सर्वाधिक सक्रिय उग्रवादी संगठन कौन सा है? तो आंसर भाकपा जो कि माओवादी दल है। निम्न में से कौन सा उग्रवादी संगठन झारखंड में सक्रिय नहीं है? तो आंसर होगा डी उल्फा जो है सक्रिय नहीं है।
झारखंड में उग्रवादी जो प्रभावित क्षेत्रों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, तो ऊपर सभी हैं। अंचल व प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है और गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या भी है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को हल न होना ये भी है। झारखंड में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है, तो आंसर डी उपयुक्त सभी, यानी भूमि सुधार करके, आर्थिक कार्यों के निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन द्वारा, विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की मुख्य धारा से लाकर ये सब किया जा सकता है। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। आप लोग को मालूम हुआ यहाँ से प्रश्न आता है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के पहला प्रश्न से देखते हैं। संथाल परगना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें डी आंसर होगा। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 ईस्वी में किया गया था, सही है। दूसरा, इस क्षेत्र का जो है पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था, जिसे दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है, सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारों को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया था, ये भी सही है। संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था, तो आंसर होगा 1872 ईस्वी में। सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला, तो आंसर होगा रेवरेंड पीओ बोर्डिंग। किसने? रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने प्रकाश डाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर ठीक है, ऊपर सभी कथन सत्य है। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1937। निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया, तो आंसर हो गई संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ऊपर सभी कथन सत्य है। पहला, यह 1949 में लागू किया गया। दूसरा, यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया। तीसरा, यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपलब्ध के रूप में लागू है, तो डी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जो है झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है, तो एक प्रमंडल में लागू है। अब जो प्रमंडल है इनमें कुल कितने जिले हैं इसमें, तो ये साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार किस धारा में है, तो आंसर धारा 1 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधान के स्थानीय विस्तार, परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी किस धारा में है, तो आंसर धारा 2 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है, तो आंसर धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष किस धारा में है, तो आंसर धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंद या पूर्ण भूगत बंद जो है किस धारा में है, तो आंसर धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत की चर्चा किस धारा में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 4 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो एक खास ग्राम की चर्चा किस धारा में की गई है, तो धारा 4 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की परिभाषा किस धारा में की गई है, तो धारा 4 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 4 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत परिभाषा किस धारा में की गई, तो धारा 4 में इसकी की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा किस धारा में की गई है, तो धारा 4 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 5 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन परिभाषा किस धारा में की गई, तो धारा 6 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना की परिभाषा किस धारा में है, तो धारा 7 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, किस धारा में ये बात कही गई, धारा 9 में की गई है।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना की परिभाषा किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 8 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना किस धारा में है? तो आंसर धारा 10 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि किस धारा में बताई गई? तो आंसर धारा 11 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख किस धारा में किया गया? तो धारा 12 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार किस धारा में है? तो धारा 13 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा किस धारा में ये बात कही गई? धारा 14 में की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार हुआ किस धारा में ये बात कही गई? धारा 15 में ये बात कही गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन या अन्य उत्पादन का अधिकार होगा किस धारा में ये चर्चा की गई? धारा 16 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा किस धारा में ये बात कही गई? धारा 17 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 18 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण किस धारा में है? तो धारा 19 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण किस धारा में की गई? तो धारा 20 में। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग इसको पूरा डिटेल देख सकते हैं वीडियो रोक के। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण किस धारा में है? तो धारा 21 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना किस धारा में बताई गई? धारा 22 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना किस धारा में है? तो आंसर धारा 23 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयती जोत की कतिपय हस्तांतरण जो का निबंधन है ये किस धारा में कही गई? तो धारा 24 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती किस धारा में है? तो धारा 27 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावे निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि इस किस धारा में ये बात कही गई? तो धारा 28 में। ये सब डिटेल आप लोग रोक के जरूर देखिएगा, सबका नहीं किसी किसी का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं तो किस धारा में ये बात कही गई है? तो इसका देख लीजिए आंसर धारा 29 में बात कही गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंदोबस्ती के उद्देश्यों से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना किस धारा में ये बात है? तो धारा 30 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सह मूल रैयतों का या भूस्वामियों को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना किस धारा में है? तो धारा 31 में है, यानी धारा 31 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति किस धारा में है? तो आंसर धारा 32 में, ये आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए किस धारा में है ये बात? तो धारा 33 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान या शमशान यानी कब्रिस्तान के लिए अलग करना किस धारा में है? तो आंसर धारा 34 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जो है जलाशयों या धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना किस धारा में है? तो आंसर धारा 32 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना किस धारा में? तो धारा 36 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसका जो है नंबर क्वेश्चन का
गलत तरीके से दे दिया गया है, जैसे कि 51 के बाद सीधे 56 आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सही बताया गया उसका। देखिए नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 37 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया किस धारा में है? तो धारा 38 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 39 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किस धारा में है ये बात? धारा 40 में, ये आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगा, किस धारा में है? तो आंसर होगा बी, धारा 41 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि की अनधिकार दखल में हो, किस धारा में है? तो आंसर धारा 42 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, किस धारा में है? तो आंसर होगा डी, धारा 43 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान भुगतान करने का समय किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 43 के क में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी न होना किस धारा में है? तो आंसर धारा 44 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान किस धारा में है? तो धारा 45 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा यानी रिकॉर्ड रखेगा, किस धारा के अंतर्गत? आंसर को धारा 46 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद किस धारा में है? तो आंसर धारा 47 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी, किस धारा में ये बात कहेगी? तो धारा 48 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा, किस धारा में है ये? तो आंसर होगा धारा 49 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें किस धारा में है ये प्रावधान? तो आंसर होगा धारा 50 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की कमी की अवधि किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 51 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान किया जाना है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 52 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, किस धारा के अंतर्गत? आंसर होगा धारा 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा, किस धारा के अंतर्गत? धारा 54 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तरवाद यानी मुकदमा किस धारा में है ये प्रावधान? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 55 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बेदखली के नियम किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 56 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपील की प्रक्रिया किस धारा में? तो धारा 57 यानी 57 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दूसरी अपील किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 58 में है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण किस धारा में है? तो आंसर धारा 59 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनर्निरीक्षण या पुनर्विलोकन किस धारा में है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 60 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा, किस धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा, धारा 61 के तहत, 61 के तहत।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त एवं उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण किस धारा में है? तो आंसर धारा 62 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केस यानी वादों पर रोक किस धारा के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो आंसर धारा 63 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिसीमा का सामान्य नियम किस धारा में है? तो आंसर धारा 64 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निष्कासन यानी बेदखली के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो आंसर धारा 65 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 65 के क में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 66 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दंड या जुर्माने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 67 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूस्वामी पर सूचना की तामील जो है किस धारा में है? तो आंसर होगा धारा 68 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक किस धारा में है? तो धारा 69 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक धारा 69 में है। और देखिए इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं, धारा 20 भी देख सकते हैं, क्या इसमें बात कही गई है, डिटेल आप लोग देख सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली किस धारा में है? तो आंसर धारा 70 में किया गया है बात। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियम बनाने का अधिकार किस धारा में है? तो आंसर धारा 71 में है। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विशिष्ट विधानों का परित्राण जो है ये क्या किस धारा में इसकी बात कही गई? धारा 72 के तहत की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो आंसर होगा 9 अध्याय कुल हैं, देख सकते हैं आप लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं? तो आंसर होगा 15 नियम कुल बनाए गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है और उनके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं? तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी संथाल परगना बंदोबस्त नियम 1872 और संथाल परगना लगान विनियम 1876। निम्नलिखित में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें दिया है संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872। निम्न में से किस विनिमय के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है? तो आंसर डी, संथाल परगना लगान विनियम 1876 के तहत। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? तो धारा 13 के तहत। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, सही है। दूसरा, झारखंड सरकार द्वारा जो है 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया, भी सही है। तीसरा, 2016 में जो है प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपनी जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है और इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस अध्याय के जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अध्याय 1 में बताया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधी प्रावधानों का वर्णन है? तो अध्याय 2 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियम, हस्तांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया गया? तो अध्याय 3 में किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध है? तो आंसर सी, बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है? तो आंसर अध्याय 5 में।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 है, इसमें निम्नलिखित में से किस अध्याय में कुछ प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का वर्णन है? तो अध्याय 6 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस अध्याय का न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा बी, अध्याय 7 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस अध्याय में परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है? तो इसका आंसर अध्याय 8 हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस अध्याय में दंड, नोटिस, तामील, बकाया वसूली आदि का प्रावधान किया गया है? तो अध्याय 9 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में उल्लेख है कि यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा? तो इसका आंसर धारा 1 हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है एवं वापस ली गई क्षेत्र में पुनः लागू भी कर सकती है? तो इसका आंसर धारा 2 में किया गया है बात। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी होगा उपयुक्त सभी। क्या क्या? तो जहाँ जो बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष से है। दूसरा, जहाँ फसली साल चलता है प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष से है। जहाँ राज्य सरकार जो है भूस्वामी है वहाँ अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष से है। इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो है इसमें भरा जाएगा भुक्त बंध या भोग बंधक जो है, इसका अर्थ अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित का इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत से अद्भुत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो है खास ग्राम से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहाँ न तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं, अर्थात न तो कोई मूल रैयत हो और न ही कोई मुखिया हो। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार जो है भूस्वामी से तात्पर्य ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से जिसे लगान पाने का अधिकार हो, और इसमें भू स्वत्वाधारी या मध्यस्थता अधिकारी घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। तो भूस्वामी की बात करा, सी आंसर होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसे स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। पहला क्या है इसमें? तो ग्राम प्रधान अपनी निजी जोत यदि कोई हो कर रैयत समझा जाएगा। और दूसरा क्या, भूधारक जो है इसमें भू धृति धारक, ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत सम्मिलित है। तीसरा, गांव का मुखिया का पद जो होता है अहस्तांतरणीय होता है। डी आंसर होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान से क्या तात्पर्य है? तो ए वाला भी ऑप्शन सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार लगान की बंदोबस्ती दर जो है इसे तात्पर्य अधिक अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लेखित लगान की दर से है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो है गैर आदिवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो अनुसूची ख में उल्लिखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति अथवा धारा 4 के खंड 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का न हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वही बताना है। तो इसका आंसर डी होगा, टी वाला इसमें असत्य है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, उपायुक्त से तात्पर्य दुमका, गुड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ एवं जामताड़ा के उपायुक्त से है, तो ये सही है। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के किसी कार्य संपादन के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिकारान्वित अतिरिक्त उपायुक्त सब अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपसमाहर्ता है। सी वाला क्या हो जाएगा, कोई उपसमाहर्ता जो है
जिसे राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन उपायुक्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य संपादन के लिए अधिकृत करे सम्मिलित होते। सब सही है, आंसर कर डी इनमें से सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जो है आदिवासी से तात्पर्य किसी व्यक्ति से जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से और इनमें वह कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का हो जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूची किया जाए। वी आंसर हो जाएगा इसका। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डी आंसर होगा इनमें सभी सत्य। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको रोक के वीडियो को। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों ही सही होने का आंसर सी हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार ग्राम प्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर देख लीजिए डी वाला, इनमें सभी सत्य है, यानी धारा 5, धारा 6, धारा 7 ये सब सही है। ए बी सी सब सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 8 के अनुसार जब कभी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के जो है भूस्वामी को कितने समय के अंदर नव नियुक्त ग्राम प्रधान को ग्राम का अधिकार अभिलेख दे देना चाहिए? तो आंसर 3 माह के अंदर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या यह कथन सत्य है? तो आंसर होगा बी, हाँ सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत जो है या मूल रैयत जोत जो है कि अधिकृत जोत मानी जाएगा? तो आंसर होगा धारा 10 के अंतर्गत ये बात कही गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि की व्यवस्था तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किए जाएंगे? तो धारा सी हो जाएगा 11 के अनुसार, धारा 11 के अनुसार ये किए जाएंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 रैयतों के वर्ग से संबंधित है जिसमें 3 प्रकार के रैयतों यथा निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत तथा नए रैयत का वर्णन है। इस रैयतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला देखिए कि निवासी जमाबंदी रैयत वे रैयत होते हैं जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में है जहां वे अभिलेखित हैं, ये सही है। दूसरा है कि गैर निवासी जमाबंदी या रैयत जो होते हैं वे होते हैं जो जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलेखित होते हैं किंतु गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास स्थान जो है उस गांव में नहीं है जहां वे अभिलेखित हैं। तीसरा, नए रैयत से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो नए रैयत या नूतन रैयत के रूप में अभिलेखित है। तो डी आंसर होगा, सभी सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार का वर्णन किया गया है? धारा 13 के अंतर्गत, बी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी इसमें सत्य है, तीसरा भी सत्य है, यानी सब सत्य होने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक के देख सकते हैं इसको। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अनुसार भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उनके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो आंसर धारा 14 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत रैयत को अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो धारा 15 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजन के लिए बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है? साथ ही रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों एवं स्रोतों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा 16 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार रैयत अपनी जोत के किसी भूमि पर
वृक्ष उद्यान में बांस लगा सकता है और इन्हें काटकर गिरा भी सकता है, साथ ही उपयोग भी कर सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता है। उसे अपने जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालने का भी अधिकार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। धारा 17 के अंतर्गत ये बात कही गई, प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है? तो धारा 18 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में वर्णित जोत का विभाजन तथा लगान के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भूमि स्वामी तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत यदि कोई हो की सहमति से जोत का विभाजन या उसके लगान का वितरण होगा, सही है। दूसरा है, अगर न्यायालय के आदेश या किसी अन्य प्रकार से जोत का बंटवारा या उपविभाजन का विषय हो एवं सम्मिलित पक्ष आपसी समझौते से सहमति से जोत के लगान में वितरण में, तो ये भी सही हो जाएगा। वितरण में असमर्थ हो तो क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति जोत के लगान वितरण के लिए उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है, सही है। तीसरा है कि यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपए से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा, ये भी सही, तो डी आंसर होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का वर्णन किया गया? तो धारा 20 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी आंसर, ए और बी दोनों ही सत्य है, आप लोग देख सकते हैं इसको। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा का संबंध गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रहती भूमि का हस्तांतरण या उसकी सीमा से है? तो आंसर कभी धारा 21 में ये प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 21 के अनुसार धारा 20 में निहित किसी बात के रहते हुए राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संपूर्ण संथाल परगना के या उसके किसी खंड के गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से अपने धान के खेतों में और प्रथम श्रेणी की बारी भूमियों के चतुर्थांश का भूगत बंध या पूर्ण भूगत बंध की अनुमति निम्न में से किसे दी जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। किसको किसको? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा यथाविधि स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक या उपायुक्त द्वारा अभिस्वीकृति किसी अनाज गोला को। दूसरा है कि बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित समझी जाने वाली किसी सोसाइटी के द्वारा संथाल परगना के किसी रैयत को। तो आंसर डी वा, इनमें सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक के रैयती भूमि का हस्तांतरण अधिकतम कितने वर्ष तक मान्य होगा? तो आंसर 6 वर्ष तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धारा के तहत न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है? तो आंसर धारा 22 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को अनुमंडल पदाधिकारी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से न्यास पर जोतने के लिए संथाल परगना के किसी रैयत को दे सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी। किसको? तो गांव के रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी व रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। तो डी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किसी निम्न में से किस धारा में रैयती भूमि का विनिमय का प्रावधान किया गया? तो धारा 18 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 148। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 23 के अनुसार अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले रैयत को उपायुक्त के यहाँ आवेदन देने का प्रावधान है। उपायुक्त निम्न में से किन परिस्थिति में विनिमय करने की अनुमति दे सकते हैं? इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से कौन सी धारा रैयती जोतों के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन से संबंधित है? तो धारा 24 में ये प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भूस्वामी द्वारा भूमि दान करने पर कोई निबंधन शुल्क नहीं लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपायुक्त सभी। क्या क्या? दान करने वाले के पति या पत्नी को या हिंदू विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या लड़की बहन को। दूसरा, संथाल विधि के अधीन गोद लिए हुए पुत्र या गोद ली हुई पुत्री को।
दान करने वाले ऐसे संबंधी जो कि रक्त संबंध से 3 पीढ़ी से संबंधित है। तो डी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 24 के क के अनुसार जो वास भूमि के कतिपय हस्तांतरणों का निबंधन से संबंधित है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें सभी सही है। ए बी सी तीनों ही सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की किस धारा के रैयती जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया? धारा 25 एवं धारा 26 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की निम्न में से किन धाराओं में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का वर्णन किया गया है? धारा 27 से धारा 42 तक में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 29 के अनुसार कोई मूल्य रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान निम्न में से किसकी पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं कर सकता? तो उपायुक्त हो जाएगा, सी आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 32 के अनुसार कोई व्यक्ति बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हो तो वह बंदोबस्ती की तिथि से कितने समय के अंदर उपायुक्त को आवेदन दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 33 के अंतर्गत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि उसमें जो है निम्न में से कितने वर्षों का कृषि न किया गया हो? तो इसका देख सकते हैं हम लोग, आंसर होगा 5 वर्ष। ए आंसर होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है? तो धारा 34 हो जाएगा, डी आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा, तो इसका आंसर देख लीजिए बी, धारा 35 जो है इसके अंतर्गत सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए या बाढ़ में रक्षा के लिए किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रैयतों तथा ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी और न ही इन जगहों पर सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के कार्यों के लिए कोई कर लगाया जा सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि गांव की सीमाओं पर की नाविकों या नालों, शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थलों, सीमा चिन्हों, रास्ते एवं पूजा स्थलों को कोई रैयत किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिवर्तित नहीं कर सकता है और न ही इनका किसी रैयत के साथ बंदोबस्ती ही कर सकते हैं? तो आंसर धारा 36 में प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 37 के अनुसार रैयत को मवेशी चराने का अधिकार प्रदान किया गया है। रैयत निम्न में से किस भूमि में अपने मवेशी को चरा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, इनमें सभी सही हैं। 161 का देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, सी, 38 हो जाएगा। धारा 38 में प्रावधान किया गया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो रोक के। नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी की अनुमति से रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पीने तथा अन्य प्रयोजन के लिए तालाब तथा अन्य जलाशय बना सकते हैं तथा भूस्वामी के साथ किए गए प्रबंधन के अनुसार उनकी मछलियों तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकते हैं? धारा 39 में प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को किसी खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? तो धारा 40 में प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 के अनुसार बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी कथन सही है। देख सकते हैं आप लोग इसको भी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की धारा 42 से 52 तक में निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो लगान से संबंधित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 के अनुसार लगान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर देखिए डी वाला असत्य है और ये सारा सही है। धारा 43 के अनुसार क्या है? तो वस्तु रूप में लगान वसूली नहीं किया जाएगा। दूसरा, धारा 43 क के अनुसार संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 के तहत भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही के देय होगा। धारा 43 के 5 के अंतर्गत बताया गया है कि भुगतान समय पर नहीं होने पर उसे बकाया समझा जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, असत्य पूछा गया था।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत, ग्राम प्रधान और मूल रैयत जवाबदेह नहीं होगा। तो आंसर होगा धारा 44 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 45 के अनुसार रैयत अपनी जोत के लिए लगान की रकम जो है इसको विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 46 के अनुसार ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान से जो है लेखा रखेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 47 के अनुसार प्रत्येक रैयत अपने चुकाए हुए लगान या उसके ब्याज का रसीद भूस्वामी या उसकी अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयत से लगान चुकाते समय ही लेने का अधिकार होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 की किस धारा के अनुसार रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार तैयार करेगी और ग्राम प्रधान, मूल रैयत और भूस्वामी के हाथ विक्रय के लिए सभी अनुमंडल कार्यालयों में रखेगी। तो इसका देख लेते हैं, आंसर होगा धारा 48 में प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। आंसर धारा 49 में प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 50 में विशिष्ट कारणों से लगान में कमी का प्रावधान है। उपायुक्त निम्न में से किस आधार पर लगान में कमी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। देख लीजिए, ए भी सही, बी बी सी बी तीनों ही सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 51 के अनुसार लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय के अधीन जो है नया अधिकार अभिलेख नहीं तैयार होता या संथाल परगना रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान नियमावली नहीं प्रकाशित की जाती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा के अनुसार यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा। तो आंसर धारा 52 में प्रावधान है। अब इसको देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग 176 वाला ज़्यादा ही लॉन्ग है, वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ही बन जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अनुसार भूस्वामी द्वारा किसी प्रयोजनार्थ प्राप्त की गई भूमि 5 वर्ष के अंदर उस भूमि पर उस प्रयोजन के लिए उपयोग न हो रहा हो तो उपायुक्त आदेश देकर उसे संबंधित रैयत को वापस कर सकता है। तो आंसर होगा बी, धारा 53 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 54 से 63 तक में किसका वर्णन किया गया। तो न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा के अनुसार किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो धारा 54 में यह प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी कथन सत्य है। देख सकते हैं, धारा 55 भी सत्य है, धारा 56 भी, और इस धारा 56 में भी बात कही गई है जो वो भी सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के अनुसार इस अधिनियम के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है यदि अपील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है इसमें, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब ये देखिए 182 नंबर, इसको देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें सभी सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 62 के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं अधिकारों का प्रयोग करने में उपायुक्त आयुक्त के नियंत्रणाधीन रहेगा और अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और उप समाहर्ता उपायुक्त के निर्देश और नियंत्रण के अधीन होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 64 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र परिसीमा की कोई अवधि उपबंधित नहीं है, वाद करने के प्रावधान होने पर 1 वर्ष के भीतर किए जाएंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 65 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए
आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तिथि से कितने वर्ष के अंदर किया जा सकता है? तो 2 वर्ष बी आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 66 के अनुसार प्रत्येक अपील धारा 57 के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण को या आयुक्त को जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो उस तिथि के 90 दिनों के भीतर तथा उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी को 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में दंड का प्रावधान किया जाता है? तो आंसर धारा 67 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 67 यानी 67 के अनुसार कोई रैयत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर दंड का भागीदारी होगा? तो इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 67 यानी 67 के अनुसार यदि कोई भूमि इस अधिनियम के किसी उपबंध या उल्लंघन के फलस्वरूप या कपटपूर्ण तरीके से हस्तांतरित की गई है और किसी व्यक्ति द्वारा धारित या जोती जाती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा दंड से दंडित किया जा सकता है? तो आंसर होगा डी, इनमें सभी क्या क्या 3 वर्ष तक की कारावास हो सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन के लिए इसके अतिरिक्त 50 रुपये से अधिक नहीं होने की राशि से। सी आंसर और बी और ए तीनों सही, तो डी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 68 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर भूस्वामी पर सूचना की तामील से। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 69 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के में बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्तियों की वसूली प्रवाहित रीति से वसूल किए जाएंगे। तो आंसर होगा इसका धारा 70 में प्रावधान है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 193 का देख लीजिए, आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, आप लोग पूरा पढ़ के इसका आंसर सी होगा, धारा 71 में प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 72 जो कि विशिष्ट विधानों के परित्राण से संबंधित है के अनुसार इस अधिनियम को कोई बात संथाल परगना में लागू किसी अन्य विधि को जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः या आवश्यक विवक्षण द्वारा रद्द नहीं की जा सकती प्रवाहित नहीं करेगी। धारा 72 में प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया? तो धारा 53 को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपायुक्त को अवैध अंतरण एवं अवैध दखल को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसका क्या, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी धारा 20 को और धारा 42 को। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्नलिखित में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? तो धारा 13। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी, इनमें सभी कथन सत्य हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा सी, एक और तो दोनों ही सत्य है, देख सकते हैं आप लोग, एसपीटी एक्ट 1949 देख सकते हैं सब। नेक्स्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में सत्य कथन को पहचानिए, इसको भी आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर एक सभी सत्य है। सुमेलित कीजिए धारा को विषय से, मतलब किस विषय से ये प्रावधान किया गया इसमें। तो धारा 34 को क्या है, उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान यानी शमशान यानी कब्रिस्तान के लिए अलग करना। धारा 35 में बताया गया कि सिंचाई के लिए जलाशय या धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना। धारा 36 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि को बंदोबस्ती नहीं होना। धारा 37 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार। अब सुमेलित करना धारा को विषय से, इसको भी वही देखिए। धारा 43 को जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी। धारा 43 से कम प्रावधान है लगान भुगतान करने का समय। धारा 44 में जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान जो है इसकी वापसी नहीं होना। और धारा 45 में प्रावधान है डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान। अब इसको भी सुमेलित करना है तो देखिए धारा 47 को क्या है, तो लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद।
धारा 48 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी। धारा 49 में प्रावधान है हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा। धारा 50 में प्रावधान है कि लगान में कटौती संबंधित शर्तें की गई है। अब इसको भी सुमेलित करना धारा को विषय से। धारा 54 में है कि प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा। धारा 55 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ जो है उत्तरोत्तरवाद यानी मुकदमा। धारा 56 में क्या किया गया है, बेदखली के नियम बताए गए हैं। धारा 57 में अपील की प्रक्रिया का प्रावधान है। अब धारा को विषय से मिलाना, इसमें भी देखिए धारा 5 को जो है तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। धारा 6 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन किया जाएगा। धारा 7 के में क्या प्रावधान है कि ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। और धारा 8 में क्या है तो जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना। अब इसमें भी धारा को विषय से मिलाना है तो देखिए धारा 12 में है कि रैयतों के वर्ग का उल्लेख किया गया है। धारा 13 में तो रैयतों की भूमि उपयोग संबंधी अधिकार का प्रावधान है। धारा 14 में तो रैयत को बेदखल जो है नहीं किया जाएगा। और धारा 15 में कि ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा। अब धारा को विषय से मिलाना, इसमें भी देखते हैं। तब धारा 27 में क्या है कि बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती की प्रावधान है। धारा 28 में जो है बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांत किए गए हैं। धारा 29 में मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं है। धारा 30 में क्या है कि बंदोबस्ती के उद्देश्यों से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना। मिलित कीजिए धारा को विषय से। देखिए धारा 59 को तो पुनर्निरीक्षण का प्रावधान है। उसके बाद देखते हैं, हम लोग डिटेल ही देख लेते हैं। धारा 60 में क्या है पुनर्निरीक्षण या पुनराविलोकन का प्रावधान किया गया। धारा 61 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनर्निरीक्षणीय नहीं होगा। धारा 62 में प्रावधान है कि उपायुक्त एवं उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, ये पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये लग रहा है कुछ लॉन्ग वीडियो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम से प्रश्न आता है। इसके बाद एक वीडियो आएगा, वो लास्ट वीडियो रहेगा, इसका प्लेलिस्ट में पूरा लगा हुआ है। अब आप लोग बता सकते हैं कौन सा बुक लाया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।